न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। चलिए बुलेटिन शुरू करेंगे बड़ी ब्रेकिंग के साथ। उज्जैन से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस विधायक पर एफआईआर दर्ज की गई है। महेंद्रपुर से कांग्रेस के विधायक पर एफआईआर दर्ज हुई है। दिनेश जैन के खिलाफ नाना में एफआईआर दर्ज हुई है। विधायक की शपथ लेने से पहले ही शासकीय कार्य में बाधा डालने पर केस दर्ज हुई है। मतगणना के दौरान शासकीय कार्य में बाधा पहुंचने और शांति भंग करने का आरोप है इन पर। कांग्रेस विधायक दिनेश जैन की गिरफ्तारी हो सकती है। एफआईआर दर्ज हो गई है। बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। उज्जैन से खबर बता रहे हैं और महिदपुर से कांग्रेस विधायक पर एफआईआर दर्ज हुई है। अभी तक शपथ लिया भी नहीं, लेकिन कुछ बाधाएं वो डालने लगे कामकाज में। इसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। नानाखेड़ा थाने में एफआईआर। कांग्रेस विधायक खतरे के बादल मंडरा रहे हैं कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित हैं ये विधायक, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। का नाम दिनेश जैन है। दिनेश जैन नानाखेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज है। विधायक की शपथ लेने से पहले ही जो शासकीय कार्य है उनमें बाधा डालने की सामने आई है, जिसके बाद केस दर्ज करने की बात सामने आ रही है। मतगणना के दौरान शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने और शांति भंग करने का आरोप लग रहा है दिनेश पर। जब कांग्रेस विधायक दिनेश जैन की गिरफ्तारी भी हो सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उज्जैन के महिदपुर से कांग्रेस विधायक पर एफआईआर दर्ज की गई है और आरोप लग रहा है शांति भंग करने का। शासकीय कार्य में बाधा डालने का भी आरोप है इन पर, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। जल्द गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ रहे हैं। अजय, पूरा विस्तार से बताएं, आखिर आरोप क्या है विधायक? जी देखिए, 3 दिसंबर के दिन जब मतगणना थी उस दौरान कांग्रेस पार्टी के दिनेश जैन ने जो चौहान ने बीजेपी के जो विधायक थे वो 290 वोटों बनाया था। तब बैलेट गिनती के लिए उन्होंने आवेदन, तो उस दौरान दिनेश जैन ने वो आवेदन जिनका शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज करवाया गया है। अब एफआईआर दर्ज हो गई है और जल्द ही गिरफ्तारी करने की बात की रही है। बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए। तो महिदपुर से कांग्रेस के विधायक हैं दिनेश, जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। कहा यह भी जा रहा है बहुत गिरफ्तार हो सकती है। 3 तारीख मतगणना वाले दिन शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लग रहा है। इसके अलावा शांति भंग करने का भी आरोप इन पर है। अब बात उन 3 की करेंगे जहां बीजेपी की सरकार बनी है। 3 राज्यों में, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सरकार है। इसको लेकर पीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई है। बैठक चली भी है, करीब 4 घंटे तक ये बैठक चली है। नए मुख्यमंत्रियों के चर्चा चल रही थी। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे। जीत तो प्रचंड हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, इस पर सस्पेंस बरकरार है। शिवराज सिंह चौहान के बयान सामने आए बीते दिनों। उन्होंने कहा कि मैं तो कार्यकर्ता हूं, मैं कभी ये नहीं कह रहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। दूसरी तरफ रमन सिंह के साथ साथ कई चेहरे जो मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे हैं। राजस्थान में भी यही स्थिति। तो 3 राज्य जहां पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत जीत दर्ज की है और अब मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार है, जिसको लेकर पीएम आवास पर 4 घंटे तक चली। इस बैठक में प्रधानमंत्री तो मौजूद रहे ही, लेकिन जेपी नड्डा और अमित शाह भी मौजूद रहे। लगातार मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान आते रहे और प्रचार प्रसार जिन्होंने किया, चाहे वो जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो या खुद प्रधानमंत्री, कई सभाएं, कई रोड शो, प्रसार का सिलसिला के अलावा कई और देखने को मिला। और अब बारी मुख्यमंत्री के चेहरे की कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अभी इसके लिए इंतजार करना है, चेहरे कौन होंगे,
मंथन किया गया, बैठक में क्या बातचीत की गई है, ये तमाम चीजों को सामना बाकी है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, 4 तक बैठक चली कि आखिर चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का। 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, क्या अब भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस है? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश बीजेपी को एक बड़ा जो है जन समर्थन मिला है, राजस्थान में मिला है, छत्तीसगढ़ में मिला है। इसके बाद अब बड़ी बात यह है कि इन तमाम राज्यों में बीजेपी ने बिना किसी फेस को सामने रखे चुनाव लड़ा था और कद्दावर नेता चुनाव जीत कर भी आए हैं, जिनमें कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे जो नाम है वो मध्य प्रदेश से सामने आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी में उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की और लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सत्ता का वो चेहरा रहे हैं। अभी भी उन्हें सीएम पद की दौड़ में आगे माने जा रहा है, प्रबल दावे जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इस तरह से लगातार बड़े नेता कमान की है, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, वीडी शर्मा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, इन तमाम नेताओं को लेकर भी जो चर्चा का बाजार है वो गर्म हो। लगातार इन चारों राज्यों पर सीएम फेस को लेकर करती हुई नजर आ रही है और जल्द ही एक राय बना ली जाएगी, जिसमें लेकर जो राज्य के बड़े नेता, राज्य का जो संगठन है, जो विधायक है, उन सब का समर्थन होगा। जिस नाम पर एक जाएगी उस नाम आगे रखेगी और वही मध्य प्रदेश में विधायक दल का जो नेता है वो होगा। देखिए, मध्य प्रदेश में विधायक दल का नेता चुनना इस समय बीजेपी के लिए थोड़ा सा ज्यादा मंथन करने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बीजेपी के कमान संभालते हुए नजर आएंगे, उसका सीधा असर जो है वो लोकसभा के चुनाव पर भी पड़ेगा। और जिस तरह से इंडी गठबंधन अपनी तमाम तैयारियां कर रहा है, बीजेपी चाहती है कि एक बार फिर से पर हैट्रिक लगाई जाए और इसमें राज्यों का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। यही बात वजह है कि तीनों ही राज्यों को बड़ी बहुमत मिली है, चाहे राजस्थान हो, एमपी हो या छत्तीसगढ़। बहुत सोच समझकर इस बात पर निर्णय लिया जाएगा और इसलिए लगातार बैठकों और मंथनों का दौर भी जारी है। बीजेपी को एक प्रचंड बहुमत मिली और बीजेपी किसी भी तरीके की जल्दबाजी इस मामले में नहीं करना चाहती और बीजेपी चाहती है कि एक ऐसा चेहरा, एक प्रोमिनेंट ऐसा चेहरा सामने आए जिससे बीजेपी आगामी चुनावों में भी फायदा हो। ने तमाम जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो उनको बेहतर रूप से पूरा भी कर सके, जन आकांक्षाओं पे खरा भी उतर सके और आगे के लिए भी बीजेपी की एक राह जो है वो आसान बना सके। तो इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रख जो है फैसला किया जाएगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि क्षेत्रीय, जातीय और सियासी समीकरण जो है वो बहुत मायने रखते हैं। इन सबको साधने की कोशिश भी सीएम के जरिए कहीं ना कहीं जाती है, क्योंकि किसी एक राज्य का सीएम चेहरा पूरे देश की पॉलिटिक्स पर असर है, तो दम है वो रखता है। और ऐसा भी आया है, चर्चा होती है कि देश के किस पार्टी ने कितने ओबीसी चेहरों को, कितने एसटी चेहरों को, बिल्कुल, और अभी चेहरे ही रेस में मुख्यमंत्री के लिए तमाम ऐसे चेहरे हैं जो दिखाई दे रहे हैं। बहुत जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बीजेपी में मंथन का दौर शुरू हो गया है, लेकिन मंथन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर है। आगे बढ़ने के बाद कांग्रेस करेंगे, यहाँ पर मंथन का दौर है, लेकिन हार को लेकर दिल्ली दौरे है। हार के बाद लगातार कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है और पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली दौरे पर है। दिल्ली में आलाकमान के साथ वो मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मुलाकात करेंगे। प्रत्याशियों से फीडबैक जो अभी हाल ही में कमलनाथ ने लिए हैं वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे कमलनाथ। जो फीडबैक लिए गए हैं उनको पहुंचाया जाएगा शीर्ष नेतृत्व तक। फिर कहां कमी रह गई, क्या वजह है जो कांग्रेस नहीं जीत सकी। एक तरफ 2018 की बात करें तो जबरदस्त सीटें कांग्रेस जीती थी, 114 सीटें, लेकिन अब 162 पर ही सिमट गई। तो ये बड़ा सवाल की जीती तो नहीं बल्कि सीट हो गया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 160 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की, प्रचंड बहुमत जिसे कहा जा रहा है, जादुई आंकड़ा 116 का, लेकिन उसे ये बहुत बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसीलिए कांग्रेस हार का मंथन करेगी। अब हार को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि आखिर वजह क्या है, इस वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। बात होगी जशपुर की, जहां नाबालिग छात्रा को चाकू मारने का मामला आया। ट्यूशन से दरअसल 11 की
लौट रही थी और युवक ने चाकू मार दी। सिर और पेट चाकू से कई बार वार किए गए। आरोपी युवक फरार है। गंभीर अवस्था में छात्रा को अंबिकापुर रेफर किया गया है। युवक ने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखी चाकू मारने की बात। आरोपी ने छात्रा पर ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया है। ये भी बता दें आपको कि पत्थलगांव के प्रकाश हाई स्कूल के पास ये पूरी बात हुई है। नाबालिग छात्रा पर चाकू से हमला। 11वीं में पढ़ती थी ये छात्रा। जब गुजर रही थी स्कूल के पास थी, उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया। दीपक सिंह संवाददाता। दीपक, में क्या पता चल पाया है? आरोपी कहां है? गिरफ्तारी को लेकर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? छात्रा का क्या कहना है? दीपक, क्या आप तक आवाज आ रही है? दीपक मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी दीपक, इस मामले में क्या जानकारी मिल रही है? छात्रा का मामला है, अगर वो ठीक है तो आरोपी की गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? मैं आपको बताऊं कि ये पूरी घटना जो है पत्थलगांव थाने के प्रकाश हाई स्कूल के पीछे की है और जो ये छात्रा है ये 11वीं की छात्रा है और कल देर शाम ट्यूशन कर ये अपने घर को वापस लौट रही थी। इसी दौरान जो परिचित युवक है वो वहां पर उन्होंने वार जो है वो छात्रा के ऊपर किए। छात्रा के पेट में, सिर में कई वार किए और उसके बाद जो युवक है वो मौके से फरार हो गया। जिसके बाद इस जो छात्रा है उसको गंभीर हालत में पत्थलगांव जाया गया, जहां से उसे अस्पताल रेफर किया गया है, जहां जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। और इस घटना के बाद देर रात जो आरोपी युवक उसने पत्थलगांव के ही व्हाट्सएप ग्रुप में पूरी घटना का जिक्र किया। उसने बताया कि जो छात्रा है उसका किसी और के साथ संबंध चल रहा था और जो छात्रा है उसने उस आरोप लगाए हैं कि 5,000 रुपए जो है मांगे और नहीं देने पर उसने केस की धमकी दी थी और इसी वजह से जो युवक है उसने इस घटना को अंजाम दिया। और जो युवक है वो जो पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और इस मामले का जिक्र किया है कि जो छात्रा की वजह से उसने जो है अपनी जिंदगी लगा दी, अपनी पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर दी और उसने धोखा दिया। उस घटना के बाद जो है जो आरोपी है वो अब तक लापता है, उसका कोई सुराग नहीं लगा पता चल पाया है और जो पुलिस है आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और जो पीड़िता जो छात्रा है वो गंभीर हालत में है और जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है और अभी जारी है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आरोपी छात्रा पर ही आरोप लगा रहा है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और तमाम चीजें, आरोपी के किसी भी रिश्तेदार से या फिर किसी दोस्त से बात करने की, संपर्क साधने की कोशिश पुलिस प्रशासन की? पुलिस जो है वो लगातार लोगों के बयान दे रही है। वहीं जो आरोपी युवक है उसके कुछ परिचितों से हमने बात की, उन्होंने कहा था कि जो युवक है वो काफी मेहनती था, पढ़ने अच्छा था और वो बिलासपुर में रहकर जो है पीएससी की तैयारी कर रहा था और उसके बाद जो है फिलहाल हुआ था और इसी दौरान घटना को अंजाम दिया है। और जो छात्रा है, छात्रा के परिजनों से अभी उनकी बात नहीं हो पाई है। पुलिस जो है जा रही है, वहां छात्रा से ध्यान देने की कोशिश करेगी, लेकिन जो छात्र के परिजन है उनका कहना है कि अभी जो छात्रा है वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है और बात नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से दीपक नजर बनाए रखिएगा, अपडेट होगा आपसे फौरन लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। खबर मुरैना पथराव किया है। 2 नकाबपोश बदमाशों ने घर पर पथराव किया। रात के अंधेरे में बदमाश पीड़ित पहुंचे थे, सड़क पर खड़े होकर घर के अंदर पत्थर फेंके। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। वीडियो में 2 नकाबपोश पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको भी वीडियो दिखाएंगे। सेल टैक्स बेरियल के पास स्थित नेशनल हाईवे 44 की पूरी घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। सिविल थाना ये पूरा मामला जा रहा है। तो घटना के बाद फरार है, लेकिन ये नकाबपोश बदमाश है कौन? ये सबसे बड़ा सवाल। अब जांच शुरू होगी। नकाबपोश बदमाशों ने घर पर पथराव किया, न कानून का डर न प्रशासन का डर, और गले से पथराव करते हुए ये नजर आया। कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है पूरा।
वीडियो में 2 नकाबपोश बदमाश नजर आए हैं। अब आप देखें ये वीडियो भी, ये सीसीटीवी फुटेज, जहां कुछ बदमाश आपको दिखाई दे रहे होंगे जिन्होंने अपना चेहरा ढक रखा है और ये पत्थर से पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं घर पर। वीडियो में 2 नकाबपोश बदमाश पथराव करते दिखाई दे रहे हैं। नेशनल हाईवे के पास देखिए, नेशनल हाईवे 44 की पूरी घटना है। घटना के ही दोनों आरोपी हैं, यही पता चल पाया कि लोग खबर जांजगीर चांपा से है, जहां हथियार के दम पर डीजल की चोरी का मामला सामने आया है। डरा धमकाकर गाड़ियों से डीजल निकाला गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 25 लीटर डीजल के साथ हथियार जब्त किया गया। आर्म्स एक्ट में मामला भी दर्ज कर लिया गया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बलौदा थाना ये पूरा मामला, आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया। हथियार के दम पर डीजल चोरी किया जाता था। आरोपी को अब जेल भेज दिया गया है। हथियार दिखाकर, हथियार के दम पर डरा धमकाकर डीजल की चोरी करता था यह आरोपी, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जांजगीर चांपा से खबर, जहां ये आरोपी आए थे गाड़ी से डीजल निकालने का काम करता था, लेकिन अब ये पुलिस गिरफ्त में है और आगे जो कार्रवाई होगी उसके हिसाब से इसको सजा दी जाएगी। खबर नरसिंहपुर की है, जहां गोटे गांव के नोनी करेली 2 भाइयों पर किए गए हमले में पुलिस को सफलता हासिल। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से एक कार, देसी कट्टा और मोबाइल बरामद किया गया है। बता दें कि सोमवार की रात एक विरोधी पक्ष का साथ देने के शक में आरोपियों ने दोनों भाइयों पर हमला किया था। पहले गाड़ी से कुचलना चाहा, जब इसमें सफलता नहीं मिली तो 2 भाइयों को गोली मार दी गई। इस घटना में एक भाई की मौत हो चुकी है, तो दूसरा भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग कर रहा है। नरसिंहपुर का ये पूरा मामला, पुलिस शिकंजे में हमलावर हैं। देसी कट्टे और कार, फोन भी मिले हैं। इनके पास से हमले में एक भाई की मौत हो गई है, हालांकि दूसरा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल गोटे गांव में गोली चलने की सूचना मिली थी। तत्काल पुलिस लगभग पहुंचने के बाद 2 आहत सभी आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। इनफैक्ट पूछताछ के लिए इन्हें जो है लगभग 12 से 15 घंटे के बीच में लिया गया था। गिरफ्तार आरोपी ब्रिजलाल मल्लाह, जागेश्वर मल्लाह, रामदीप, राम सहाय मल्लाह है। इनसे 12 बोर का इकट्ठा हुआ है, एक स्लेटी कलर की इको गाड़ी है, 20 बोर का डंडा है, एक मोबाइल। रायपुर से खबर, जहां रेलवे ने फिर से रद्द की ट्रेनें। यात्रियों की परेशानी कम नहीं हो रही है और विजयवाड़ा गोधरा के बीच तीसरी रेलवे को अब काम के लिए शुरू किया गया है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को रद्द किया गया। 7, 10, 14, 17 दिसंबर को तिरुपति से चलने वाली तिरुपति बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द हो गई है। 9, 12, 16, 19 दिसंबर को बिलासपुर तिरुपति एक्सप्रेस रद्द हो रही। 17 दिसंबर को बिलासपुर चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी। 18 दिसंबर को चेन्नई सेंट्रल बिलासपुर भी रद्द रहेगी। तो कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। एक बार काम की सबसे बड़ी वजह, काम है यहाँ रेलवे ट्रैक्स पर, जिसकी वजह से ट्रेनों को रद्द किया गया है।